हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज जानते हैं आप सभी कि हम लोग भूगोल पढ़ रहे थे और भूगोल पर हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली है ना। और जो हमने पिछली क्लास में हमने सीमा पढ़ी थी। सीमा, स्थलीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और जलीय सीमा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अब उसी जलीय सीमा से रिलेटेड हमारा एक कॉन्सेप्ट रह रहा है, बस उसे ही हम क्या करेंगे, कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, हाँ। जलीय सीमा में आपकी देखो होता क्या है। जलीय सीमा हमने क्या पढ़ा था, जो समुद्रवर्ती राज्य थे, जो समुद्र की सीमा से लगे राज्य थे और उनके साथ जो द्वीप समूह थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। लेकिन उसके अलावा भी मान लीजिए, जैसे कि ये क्षेत्र है हमारे भारत का, ये तो भाई ये क्षेत्र हो गया हमारे मुख्य भूमि का। तो अब मुख्य भूमि के अलावा भी हमें कुछ अधिकार है, लाइक यहाँ पानी जल, जहां चारों तरफ जहां पे जल भरा हुआ है, जल पे भी हमारे बेसिक अधिकार है ना। तो बस उन्हीं को आज हम क्या करेंगे, चर्चा मिलेंगे। ठीक है, जैसे पहला जो हमारा सेक्शन है वो है हमारा आधार रेखा। आप इसको लिख लीजिए, जलीय सीमा में लिख लीजिए, जलीय सीमा हेडिंग डाल के। या जल पे अधिकार जो है भारत के, उनको हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला है आधार रेखा, और दूसरा है आपका आंतरिक जल। क्या है? आंतरिक जल। आधार रेखा क्या होती है? जैसे आपने देखा होगा, जो आपका कोस्ट होता है, कोस्ट मतलब तट, तो तट हमेशा एक समान थोड़ी ना होता है कि बिल्कुल एकदम प्योर, एकदम सीधा। जैसे हम देख लेते हैं कि बिल्कुल सीधा आ रहा है ना, ऐसा नहीं होता। तट कैसा होता है? तो तट जो होता है आपका तट, तो तट बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता है। कैसा होता है? टेढ़ा मेढ़ा। टेढ़ा मेढ़ा कैसे? मान लीजिए ये तट है, तो ये तट कुछ ऐसा होगा। जो आप तट देख रहे हैं इधर साइड में, ये तट कुछ ऐसा होगा, ऐसे करके। तो अब भाई सीमा, कोई भी सीमा मापी जाती है तो किलोमीटर में, मीटर में मापी जाएगी। तो कैसे मापी जाए इसको? ये तो इतना टेढ़ा है, यहां से मापा जाए या यहां से या यहां से या यहां से या यहां, कहां से मापा जाए? तो क्या किया जाता है, हम एक ऐसी लाइन खींचते हैं जो इन सबके सबसे ऊपरी भाग को मिलाते हुए ऐसे, ये टेढ़े मेढ़े तट को एक तरह से सीधा बनाने की काम करती है। बस यही जो लाइन है आपकी, इसे ही क्या बोलते हैं हम? आधार रेखा। तो डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, तट होता है सामान्यतः कैसा होता है? टेढ़ा मेढ़ा होता है। इसी टेढ़े मेढ़े तट को सीधा करते हुए, इन टेढ़े मेढ़े तट को एक सीधी रेखा में मिलाते हुए लाइन खींच दी जाती है। तो जो लाइन है आपकी, इसे ही क्या बोलेंगे हम? आधार रेखा बोलेंगे। चलिए, अब आधार रेखा के बाद दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? आंतरिक जल का। अब बताइए, ये जो तट है, इधर तो हमारा स्थल हो गया, इधर स्थल हो गया, इधर हमारा जल हो गया इस साइड। तो अब जब लाइन खींची गई तो बीच में जल बचा या नहीं बचा? कोनों में, है ना, इनमें खाड़ी टाइप के क्षेत्र, छोटे छोटे एरिया बन गए हैं, इनमें जल है ना। तो बस आप कैसे लिखेंगे इसको, आंतरिक जल को? आधार रेखा, आधार रेखा और स्थल के बीच, आधार रेखा और स्थल के बीच, है ना, आधार रेखा और स्थल के बीच जो जल एकत्र हो जाता है, जल होता है, जल एकत्र होता है, उसी को ही हम क्या बुलाते हैं? आंतरिक जल। इतनी बात समझ में आई? तो दो टर्म आपको मैंने समझा दी, एक आधार रेखा, टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? आधार रेखा कहलाएगी। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया आपको, आंतरिक जल क्या होता है? तो आधार रेखा और स्थल के बीच जो बीच में जल बचेगा खाड़ियों में, है ना, खाड़ी हो जाती है एक तरह से, खाड़ियों में, उसे ही क्या बोलेंगे हम? आंतरिक जल बोलेंगे। ठीक है, अब जो सीमा का निर्धारण है वो तीन तरह से किया जाता है। जैसे पहला किया जाता है आपका प्रादेशिक सीमा, प्रादेशिक जल सीमा। तो प्रादेशिक जल सीमा में क्या होता है, इसकी जो दूरी होती है 12 समुद्री मील होती है। हमारा मील नहीं, समुद्री मील। हमारा मील 1.6 किलोमीटर होता है, लेकिन जो समुद्री मील हो गया 1.8 किलोमीटर, मतलब
एक समुद्री मील में 1800 मीटर होंगे लगभग, ठीक है, वो एक अलग समुद्र की मापन इकाई अलग हो गई, है ना। तो पहला होता है प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील तक, यहां तक हमको सारे अधिकार है, वही अधिकार है जो हमें जमीन पर मिल जाते हैं। इसके बाद जो दूसरा आता है हमारा, जिसे हम बोलते हैं संलग्न क्षेत्र या अविच्छन मंडल, दोनों बोलते हैं। तो अब ये क्या होता है, ये आधार रेखा से ही 24 समुद्री मील तक होता है। यहाँ हमको सारे अधिकार नहीं मिलते, यहाँ पर हम साफ सफाई करा सकते हैं, यहाँ पर हम सीमा शुल्क वसूल सकते हैं, और यहीं पर हम क्या कर सकते हैं, वित्तीय जो हमारे समायोजन के कार्य हैं उनको भी हम कर सकते हैं। तीसरा आता है हमारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र, है ना। अब अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या होता है, आधार रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी तक जो है आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र आता है। यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम टैक्स वगैरह नहीं वसूल सकते, जैसे आपने देखा सीमा शुल्क नहीं वसूल सकते ना, साफ सफाई के हमारी इतनी दूर तक जिम्मेदारी होती है। तो क्या जिम्मेदारी यहाँ पर हम नए द्वीप बना सकते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं, है ना, और प्राकृतिक संसाधनों, पेट्रोलियम के सोर्स मिल जाए या किसी भी चीज के सोर्स मिल जाए, उन सोर्सों को हम दोहन कर सकते हैं उनका, ठीक है। और इसके बाद जो होगा वो उच्च सागर होगा। चलिए हम आगे देख लेते हैं एक एक करके। तो पहला क्या है आपका, प्रादेशिक जल सीमा। तो कहां से कहां तक होती है ये आपकी 12 समुद्री मील तक होती, कहां 12 समुद्री मील तक होती है। अब मैंने आपको बताया था एक समुद्री मील में 1.8 किलोमीटर होते हैं, मतलब एक समुद्री मील में कितना 1800 किलोमीटर होते हैं, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे क्या बताया मैंने कि ये कहां से होती है, प्रादेशिक जल सीमा है जो, ये प्रादेशिक सीमा है हमारी। तो प्रादेशिक सीमा हमारी कितनी होती है, 12 समुद्री मील, कितनी थी 12। यहाँ पे हमें संपूर्ण अधिकार है, कितने अधिकार है, संपूर्ण अधिकार है, मतलब उतने ही अधिकार हैं जितने अधिकार हमें अपनी जमीन पर मिल जाते हैं। मान लीजिए ये वाली आपकी जो मैंने लाइन अभी ड्रॉ की है, ये हमने आधार रेखा ही ड्रॉ की है। अब आधार रेखा से कितनी दूर जाना है हमको, 12 समुद्री मील, कितना 12 समुद्री मील जाना है, ऐसे करके 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील कितना है ये दूरी कितनी है, 12 समुद्री मील। अब समुद्र स्थल के अलावा भी समुद्र में 12 समुद्री मील तक हमें सारे अधिकार हैं जितने हमारी खुद की जमीन पे पड़ते हैं, ठीक है, सारे अधिकार हैं हमें। उसके बाद दूसरा प्रादेशिक जल सीमा के बाद दूसरा हो गया क्या, संलग्न क्षेत्र बोलते हैं इसको हम। दूसरा है हमारा, इसे क्या बोलते हैं, संलग्न क्षेत्र या अविच्छन मंडल भी बोलते हैं इसको हम, संलग्न क्षेत्र। ये क्या है, तो ये आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक है, कहां तक 24 समुद्री मील तक आधार रेखा है ये। आधार रेखा से 12 समुद्री मील और चल लो, 12 पहले चल चुके थे, 12 और चल लो, है ना, ऐसे करके। तो आधार रेखा से टोटल कितना हो गया, आधार रेखा से हो गया 24 समुद्री मील। ये क्या है 24 समुद्री मील, ये है आपका संलग्न क्षेत्र, क्या है संलग्न क्षेत्र। और जो 12 समुद्री मील था वो क्या था, प्रादेशिक जल सीमा, क्या था ये, प्रादेशिक जल सीमा। तो ये जो 24 समुद्री मील है, यहाँ पे हमें सारे अधिकार तो है नहीं, तो कौन कौन से अधिकार है हमें यहाँ लिख देता हूं मैं। संलग्न क्षेत्र कौन कौन से अधिकार है आपके, साफ सफाई का, मतलब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि 24 समुद्री मील तक कोई भी कचरा वगैरह ना हो, साफ सफाई बराबर बनी रहे, ठीक है। अगला
सीमा शुल्क की वसूली, सीमा शुल्क की वसूली। मान लीजिए कोई चीनी जहाज है, चीनी जहाज यहां से ऐसे करके निकल गया तो वो हमको टैक्स नहीं देके जाएगा, लेकिन अगर चीनी जहाज ऐसे करके निकलता है और इस लाइन के अंदर से होके जा रहा है तो उसे भारत को टैक्स देना पड़ेगा। कहने का मतलब है अगर वो ज्यादा नजदीक से जाएगा और वो हमारे 24 समुद्री मील के दायरे में आ जाएगा, कितने 24 समुद्री मील के दायरे में आ जाएगा तो उसे क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। तो साफ सफाई का काम और सीमा शुल्क की वसूली और जो भी वित्तीय अधिकार है यहाँ पर, है ना, वित्तीय अधिकार हैं वो सारे हमें मिल जाते हैं यहाँ पर। ये हो गया हमारा क्या, संलग्न क्षेत्र। ठीक है, अब हमारा तीसरा जो क्षेत्र था, तीसरा क्षेत्र क्या था, तीसरा था हमारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या था, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये कितना है, तो ये आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक है। मतलब ये हो गई आधार रेखा और ये हो गया आपका ये वाला, यहां से पूरा ये रेड वाला जो मैंने मार्क किया आधार रेखा हो गई। आधार रेखा से यहां तक, इसे क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे हम अनन्य आर्थिक क्षेत्र, है ना। अनन्य आर्थिक क्षेत्र है कितना, 200 समुद्री मील। कितना है, ये तो बहुत दूर तक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें कौन कौन से अधिकार हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र में, तो यहाँ हम सारा कुछ नहीं कर सकते। जैसे हम यहाँ पर वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान स्थापना, वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थापना, है ना। जो हम अपने नए नए प्रयोग करते हैं, मिसाइल का प्रयोग, तो मिसाइल हमारी इसी के दायरे में होनी चाहिए या ऐसे क्षेत्र में गिरनी चाहिए उच्च सागर में जहां किसी का क्षेत्र ना हो। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान ने मिसाइल यहां से दागी और भारत के यहाँ गिर गई आके, ये भारत के संलग्न क्षेत्र में गिर गई आके, बवाल कट जाएगा, है ना। हाँ, तो ये इसे लगभग हमला मान लिया जाएगा कि भैया हमला कर दिया गया उनके द्वारा, है ना। तो ऐसा होना चाहिए। तो वैज्ञानिक अनुसंधान हम कर सकते हैं इस क्षेत्र में, और यहाँ पर नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं, नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं, नए द्वीपों का निर्माण और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। जैसे जो आपका मुंबई हाई है, तो मुंबई हाई आपका यहीं पर है, यहां पर ऐसे, ये मुंबई हाई है। मुंबई हाई से हमें क्या मिलता है, आपको पता होगा, मुंबई हाई से हमें कच्चा तेल मिलता है या पेट्रोलियम मिलता है, डीजल मिलता है। तो प्राकृतिक संसाधन ही तो हो गई। तो ये मुंबई हाई इसके अंदर था तो हमारे क्षेत्र में था, लेकिन मान लीजिए यही मुंबई हाई इस लाइन के, ये जो आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, इसके बाहर होता तो इसमें सभी देशों का समान अधिकार होता है ना। तो तीन काम हम कहाँ कर सकते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र में। अब आप आइए चौथा क्षेत्र। तो चौथा क्षेत्र क्या है आपका, उच्च सागर। क्या है आपका, उच्च सागर। तो भैया 200 समुद्री मील के बाद, 200 समुद्री मील के बाद सभी देशों का समान अधिकार है, सभी देशों के समान अधिकार है। समझ रहे हो मैंने क्या बताया आपको। जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसके बाद क्या बनेगा, तो इसके बाद हमारा क्या बचेगा, उच्च सागर बचेगा। क्या बचेगा, उच्च सागर। अब मान लीजिए ये उच्च सागर है पूरा, इसके बाद का जितने भी किलोमीटर आप चले जाइए, जब तक किसी दूसरे देश की सीमा ना लग जाए तब तक हम इसे क्या बोलेंगे, उच्च सागर बोलेंगे। अब ये उच्च सागर है। अब मान लीजिए यहाँ पर बहुत बड़ा, मुंबई हाई के जैसे बगल में यहाँ पर बहुत बड़े हमें पेट्रोलियम के क्या मिले, सोर्सेस मिले। क्या मिले, ये पेट्रोलियम के सोर्स हैं, जहां पर हमें प्राकृतिक
संसाधन मिलेंगे, बहुत सारे पेट्रोल मिलेगा, तेल मिलेगा, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो पेट्रोलियम से बनाए जाते हैं, ये सब मिल जाएगा। तो भैया यहाँ पर किसका अधिकार होगा? यहाँ भारत क्लेम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बाहर है। तो इस पे भैया सभी देशों का क्या हो जाएगा? समान अधिकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी देशों का समान अधिकार हो जाएगा, क्योंकि ये कहाँ पड़ता है? उच्च सागर में। तो ये आपका जलीय सीमा में, मतलब हमारा जो स्थल है, स्थल के अधिकारों के अलावा हमें जलों में भी अधिकार दिए गए हैं। 3 थे: प्रादेशिक सीमा, 12 समुद्री मील, है ना, संलग्न क्षेत्र या अविच्छित मंडल भी बोलते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, संलग्न क्षेत्र या अविच्छित मंडल, आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक, और तीसरा था आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ये आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था? संलग्न क्षेत्र में आप साफ सफाई करवाने की जिम्मेदारी आपकी है, टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी आपकी है, और जो आपको फाइनेंशियल राइट्स हैं वो भी है, मतलब वित्तीय अधिकार भी है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में आप क्या कर सकते थे? वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते थे, नए द्वीपों का निर्माण करा सकते थे, और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करा सकते थे। ये इतने काम आप अनन्य आर्थिक क्षेत्र में कर सकते थे। उसके बाद उच्च सागर है, जहां सभी देशों के समान अधिकार पाए जाते हैं। चलिए, इतना हो गया होगा मेरे हिसाब से। अब जो आप अगले हेडिंग ना लीजिए, प्रमुख चैनल और जल डमरू मध्य। भारत के प्रमुख चैनल और जल डमरू मध्य, भारत के प्रमुख चैनल और जल डमरू मध्य। भारत के प्रमुख चैनल एवं जल डमरू मध्य। ठीक है, आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, आप बता दीजिए 8 डिग्री चैनल कहां पर है, आप बता दीजिए 9 डिग्री चैनल कहां पर है, आप बता दीजिए 10 डिग्री चैनल कहां पर है, आप बता दीजिए 11 डिग्री चैनल कहां पर है, आप बता दीजिए कोको चैनल कहां पर है, आप बता दीजिए डंकन पास कहां पर है, ये डुंकन पास, कोको स्ट्रेट, ये सब कहां पर है, ग्रैंड चैनल, है ना, ये सब है कहां पर, सेम्ब्रियो चैनल, ये कहां है सब। तो इनके बारे में हम आज डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम मैप की आउटलाइन बना लेते हैं, है ना, इस साइड में। थोड़ा इसको उधर से हटा करके इधर बनाएंगे, क्योंकि उधर हमें मेंशन भी करने हैं, डिटेल्स भी मेंशन करनी पड़ेंगी, इस वजह से। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, आउटलाइन हो गई आपकी। अब आपको एक चीज और देखनी है यहाँ पे, कि यहाँ पे सबसे पहले हमें बात करनी है खाड़ी की। किसकी बात करनी है? खाड़ी की बात करनी है। कौन कौन सी खाड़ी है? तो हमारे पास कुछ खाड़ियां हैं, जैसे पहली खाड़ी हमारी कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। उसके बाद दूसरी है हमारी खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। उसके बाद हमारा तीसरा है, उसे हम बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। आपने एक शब्द और सुना होगा बड़ा सा, है ना, बंगाल की खाड़ी। तो सबसे पहले एक चीज हमें नोटिस करनी है, ये जो खाड़ी शब्द है इसका क्या मतलब हुआ? ये खाड़ी शब्द है, ये आया कैसे, इसका क्या मतलब हुआ? तो देखिए, जब भी आप कभी देखें, मान लीजिए कोई स्थल वाला भाग है, मतलब कोई जलीय भाग है, क्या है? जलीय भाग। अगर इस जलीय भाग को हम 3 तरफ से, कैसे? 3 तरफ से, 1, 2 और 3, 1,
2 और 3। अगर हम इस जलीय भाग को तीन तरफ से किससे किससे घिरा हो, या जलीय भाग स्थल से घिरा हो, किससे, स्थल से घिरा हो, तो आप खाड़ी की डिफिनेशन लिख सकते हैं कैसी, कि कोई जलीय भाग, ये क्या है आपका, ये आपका जलीय भाग है, तो कोई जलीय भाग जो तीन तरफ से स्थल से घिरा हुआ है उसे ही क्या बोलेंगे हम, खाड़ी बोलेंगे। क्लियर है? चलिए, ये हो गया आपका खाड़ी। तो अब कितनी खाड़ियां हैं आपकी, तो आपके पास कुल 4 खाड़ियां हैं। ठीक है, पहली खाड़ी कहां पर है, तो पहली खाड़ी है आपकी यहां पर, ये वाली, इसे क्या बोलते हैं हम, कक्ष की खाड़ी। क्या बोलते हैं इसको हम, कक्ष की खाड़ी। दूसरी खाड़ी कहां पर है, तो दूसरी खाड़ी है आपकी इस क्षेत्र में, ये है ना, ये भी तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है देखिए, और ये भी तीन तरफ से स्थल से घिरा होगा। जलीय भाग जो तीन तरफ से स्थल से घिरा हो, तीन तरफ से स्थल से घिरा, इसे क्या बोलते हैं हम, खंभात की खाड़ी। क्या बोलते हैं इसे हम, खंभात की खाड़ी। यहाँ पे आपकी एक बड़ी सी खाड़ी आ जाएगी, है ना, जिसे हम क्या बोलेंगे, बंगाल की खाड़ी। इसे बंगाल की खाड़ी क्यों बोलेंगे, इधर भारत है, ऊपर आपका बांग्लादेश वाला क्षेत्र आ जाएगा, उस साइड से म्यांमार और थाईलैंड वाला रीजन आ जाएगा, है ना, तो इस इंडोनेशिया वाला नीचे रीजन चला जाएगा। तो बड़ा क्षेत्र हो जाता है, उसे हम बाद में कभी फिर कभी बता देंगे। लेकिन वो भी क्या है, आप जब बंगाल की खाड़ी को ध्यान से देखोगे, एटलस निकालिए अपना और बंगाल की खाड़ी को अच्छे से देखिए, वहां आपको क्या नजर आएगा कि भैया साफ साफ तीन तरफ से घिरा दिखाई देगा। और जो हमारे पास तीसरी थी, कौन सी थी, मन्नार की खाड़ी। तो यहाँ पर है आपका एक देश छोटा सा, है ना, इस देश का क्या नाम है, श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका। अब यहाँ पे श्रीलंका हो गया, है ना, ऐसे करके। तो अब 1, 2 और 3 तरफ से ये भी क्या हो गया, स्थल घिर गया, इस वजह से इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। क्या बोलेंगे हम इसे, हम मन्नार की खाड़ी। तो ये हो गए आपके बेसिक सेक्शन हो गए। ठीक है, ये हो गया मन्नार की खाड़ी। चलिए, यहां तक हो गया। अब हम देख लेते हैं हमारे पास चैनल कौन कौन से हैं, है ना, चैनल हमारे पास कौन कौन से हैं। तो पहला चैनल आएगा आपका चैनल, तो आएगा आपके पास 8 डिग्री चैनल, मैं सब बता दूंगा क्या है ये, क्यों है। दूसरा आएगा 9 डिग्री चैनल, तीसरा आएगा 10 डिग्री चैनल, चौथा आएगा 11 डिग्री चैनल, है ना, उसके बाद पांचवा आएगा 11 डिग्री चैनल हो गया। इसके बाद और लिख लीजिए आप डंकन पास, या इसे डुंकन पास भी बोलते हैं, डुंकन पास। इसके बाद लिख लीजिए आप कोको चैनल, या कोको स्ट्रेट भी बोलते हैं इसको, कोको स्ट्रेट या चैनल एक ही बात है। इसके बाद लिख लीजिए सेम्ब्रियो चैनल, सेम्ब्रियो चैनल, और उसके बाद लिख लीजिए ग्रैंड चैनल, या इसे कई कई बार ग्रेट चैनल भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये इतने चैनल आपको क्या करने हैं, पढ़ने हैं। ये सारे चैनल आपको 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल। बेसिकली ये चैनल है क्या, चैनल होता है दो द्वीपों के मध्य आने जाने का रास्ता। दो द्वीपों के मध्य जो खुला रास्ता होता है उसे ही क्या बुलाते हैं हम, चौड़ा रास्ता, उसे ही बोलते हैं हम चैनल। तो अब ये चैनल क्यों है, जैसे 8 डिग्री चैनल, तो ये 8 डिग्री चैनल का मतलब हो गया ये 8 डिग्री अक्षांश है। क्या है ये, 8 डिग्री अक्षांश जो है, ऐसी जगह पर 8 डिग्री अक्षांश जहां पर दो द्वीपों के बीच जगह खाली मिली उसे बोल दिया गया 8 डिग्री चैनल। इसी तरह 9 डिग्री चैनल 9 डिग्री अक्षांश पर होगा, 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री अक्षांश पर होगा, 11 डिग्री चैनल 11 डिग्री अक्षांश पर होगा, और बाकी के नाम मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। तो चलो थोड़ा थोड़ा मेंशन करना स्टार्ट करो। जैसे यहाँ पर है आपके आइलैंड है, कावारत्ती, अबीवी, है ना, यहाँ पर है आपका एक छोटा सा आइलैंड, इसे बोलते हैं मिनिकाय, है ना, और यहाँ पर है आपका देश एक, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं हम मालदीव। ये क्या है आपके, ये लक्षद्वीप है,
थोड़ा सा इधर लिखिए ऐसे करके। लक्षद्वीप है, इधर आप लिखेंगे तो इधर क्या हो जाएगा आपका मिनिकॉय हो जाएगा। ये क्या है आपका, तो ये है मालदीव, नीचे दिख रहा है मालदीव हो गया ये, है ना। अब आपसे पूछा जाएगा 8 डिग्री चैनल कहां पर है, तो याद रखिएगा यहां पर है आपका 8 डिग्री चैनल। फिर पूछा जाएगा 9 डिग्री चैनल कहां पर है, तो 9 डिग्री चैनल यहां पर है। फिर आपसे पूछा जाएगा 10 डिग्री तो उधर है, 11 डिग्री चैनल कहां पर है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, है ना, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। 9 डिग्री हो गया, 11 डिग्री चैनल कहां पर होगा, यहां पे आप मेंशन करिए 11 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल, ठीक है, यहां पे होगा ऐसे करके। तो अब ये हो गया 8 डिग्री चैनल, किसके किसके बीच है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। 9 डिग्री चैनल तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है। 11 डिग्री चैनल तो ये आपका कावारत्ती और एंड्रोट के बीच में है, ठीक है। तो ये आपके 3 चैनल मैंने इस साइड थे, तो इस साइड वाले मैंने 3 चैनल बता दिए। अब बाकी चैनल उस साइड है, उनको देख लो जरा सा। यहाँ पे आपका आइलैंड्स पढ़ेंगे, आइलैंड की श्रृंखला पड़ती है अंडमान और निकोबार वालों की। ठीक है, कुछ ऐसे पढ़ते हैं, इनका नामकरण कर लीजिए। इसको बोलते हैं उत्तरी अंडमान, जो पहला वाला है इसे बोलते हैं हम उत्तरी अंडमान, इसको बोलते हैं हम मध्य अंडमान, इसको बोलते हैं हम दक्षिणी अंडमान, इसको बोलते हैं हम छोटा अंडमान, ये है आपका कार निकोबार, कार निकोबार, इसके बाद है कार निकोबार की ये है आपका छोटा निकोबार, छोटा निकोबार, और इसके नीचे है आपका ग्रेट निकोबार, क्या है ग्रेट निकोबार, ठीक है। ये आपके छोटे छोटे हो गए सीन, है ना। अब यहाँ पे जो पहला चैनल है भाई हमारा 8 हो गया, हमारा 9 हो गया, हमारा 11 हो गया, 10 बच रहा है। तो यहाँ पे मार्क करिए ऐसे करके, यहाँ पे क्या है 10 डिग्री चैनल है, क्या है 10 डिग्री चैनल ऐसे करके। तो आपसे पूछेगा 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है, तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि अंडमान और निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है। ये तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई कि अंडमान और निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है। लेकिन अगर थोड़ा सा और अच्छे से प्रश्न पूछे तो आप क्या बोलेंगे, छोटा अंडमान और कार निकोबार इनके बीच क्या है आपका 10 डिग्री चैनल है। क्लियर रहेगा, छोटा अंडमान और कार निकोबार। वैसे तो सामान्यतः आप ये भी बोल सकते हैं कि अंडमान और निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है, लेकिन ये ज्यादा अच्छा होगा अगर आप बोले कि छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है। दूसरा है आपका, इसे बोलते हैं डंकन पास, क्या है डंकन पास, यहां पे है ऐसे करके। अब डंकन पास किसके किसके बीच में है, तो याद रखिएगा दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में क्या है आपका डंकन पास। यहां पर एक छोटा सा द्वीप है यहां पर, और इस द्वीप को बोलते हैं कोको द्वीप, क्या बोलते हैं कोको द्वीप। और ये किसके अधीन है, तो ये म्यांमार का है। कौन किसके अधीन है ये द्वीप, तो म्यांमार के अधीन है। तो बस इसी म्यांमार के कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच जो आपकी बाउंड्री है उसे ही क्या बोलते हैं हम कोको स्ट्रेट या कोको चैनल, क्या बोलते हैं हम इसको कोको स्ट्रेट या कोको चैनल। तो ये किसके किसके बीच हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच। इतने आपको मैंने चैनल आपको बता दिए। 10 डिग्री हो गया, डंकन पास भी हो गया, कोको स्ट्रेट भी हो गया, सेम्ब्रियो चैनल, ग्रांड चैनल, 2 चैनल आपके बच रहे हैं। यहां पर कार निकोबार और छोटा निकोबार के बीच में आप यहां पर मार्क कर लीजिए सेम्ब्रियो चैनल,
सिम्ब्रियो चैनल, ठीक है, यहां पर कार निकोबार और छोटा निकोबार के बीच में। अब जो ग्रैंड चैनल है ये आपका ग्रेट निकोबार के बाद पड़ेगा, यहां पर ऐसे करके, इसे क्या बोलेंगे हम, ग्रैंड चैनल। तो ग्रैंड चैनल ग्रेट निकोबार, और उधर क्या पड़ेगा, आप ग्रेट निकोबार के बगल में आपको क्या पड़ेगा, इंडोनेशिया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं किसके किसके बीच है, ग्रेट निकोबार, सब में लिख लीजिएगा अच्छे से, है ना, मैप के साथ साथ लिखते भी जाइएगा, ग्रेट निकोबार और किसके किसके बीच में है, उधर इंडोनेशिया, है ना, ग्रेट निकोबार एक तरफ और एक तरफ इंडोनेशिया। इसी तरह सेम्ब्रियो चैनल में लिख लीजिएगा दोनों तरफ, है ना। इसी तरह कोको स्टेट में कोको द्वीप और छोटा अंडमान, डंकन पास में आप लिख लीजिए दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान, है ना। 11 डिग्री चैनल में आप लिख लीजिए अमीनी और एंडोट, ये दोनों द्वीपों के बीच में है। 10 डिग्री चैनल आप लिख लीजिए दोनों के बीच में, किसका किसका, छोटा अंडमान और कार निकोबार। 9 डिग्री चैनल लिख लीजिए आप, कहा है 9 डिग्री चैनल, ये है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच। और 8 डिग्री चैनल लिख लीजिए आप किसके किसके बीच है, तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच है, ठीक है। तो ये हो गए आपके कुछ चैनल, ये क्या हो गए आपके कुछ चैनल हो गए जो चैनल आपको मुझे बताने थे, ठीक है। एक चीज और यहां से छूटी जा रही है, एक पाक स्टेट है, उसे देख लो पाक स्टेट क्या है? तो पाक स्टेट यहां पर पड़ता है ये। अब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये रामेश्वरम आइलैंड, है ना, ये मैं आपको द्वीप समूह जब पढ़ाऊंगा फिर से बताऊंगा। तो पाक स्टेट यहाँ पे पड़ती है, बस इतना याद रखो, पाक स्टेट यहाँ पे पड़ती है। तो आप बोल सकते हैं कि पाक स्टेट यहाँ पे पड़ती है, तो ये मन्नार की खाड़ी और इधर बंगाल, बे ऑफ बंगाल, है ना, पाक स्टेट लिख लीजिए और इसको पाक स्टेट। तो याद देखिएगा, ये मन्नार की खाड़ी और बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, दो के बीच में है, ये दोनों को जोड़ती है ना। बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को क्या करती है, ये जोड़ने का काम करती है। तो इतने आपको क्या लिखने थे, चैनल लिखने थे और इन क्षेत्रों को आपको मेंशन करना था, ठीक है। हाँ, अब आप देख लेते हैं, इसके अलावा आपके पास और भी कुछ चीजें बची हुई हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन बचती है आपके पास सारी, है ना, कि कौन सा राज्य हमारे पास कब बना है। तो ये सेक्शन हम आपको राज्यों वाला जो क्षेत्र बचेगा, तो ये क्षेत्र हम आपको ऑलरेडी बता देंगे जब हम पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जब से भी पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वहां पर एक पूरा चैप्टर ही आता है कि भैया राज्यों का पुनर्गठन। तो हम वहां पर आपको हर चीज बताएंगे कि कैसे राज्यों का आयोग बने थे, है ना, एसके धर आयोग, है ना, कैसे बने थे ये, और उसके बाद कौन कौन लोग थे उनमें, जेवीपी कमेटी क्या थी, और फिर भैया पोट्टी श्रीरामुल्लू कौन थे जिन्होंने आंदोलन किया था, कैसे इनकी मृत्यु हो गई, फिर राज्य पुनर्गठन आयोग, और कैसे राज्यों का बनता हुआ क्रम आज तक आकर के आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। चलिए ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, तो अब मैं आपको 28 राज्यों के नाम तो मैं आपको बताने वाला नहीं हूं, ये आपको खुद से करना है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 8 जो आपकी केंद्र शासित प्रदेश है इनको बता सकता हूं, ठीक है। तो मैं उनको बता देता हूं। राज्य आपको 28 जो आपके राज्य हैं वो आपको खुद से एटलस से देख करके बढ़िया से उनको नोट करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ चलिए, तो आप हेडिंग डाल लीजिए 8 केंद्र शासित प्रदेश। राज्य आपको खुद नोट करने हैं, राज्य और राजधानियां ये आपको खुद से पढ़ना है। ये चीजें मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत बेसिक चीज हो जाएगी। लोकेशन आपको मैं बता देता हूं केंद्र शासित प्रदेशों के सारों की, है ना, ताकि आपको एक ठीक ठाक पता रहे कि कौन सी चीज कहां पर है। तो कितने 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके पास, कितने 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश। पहला कौन सा है, तो पहला है आपका लद्दाख, जो आपका अभी बना हुआ है ना, 31 अक्टूबर 2019 को बना था, अभी नहीं। दूसरा है आपका लद्दाख के बाद है दूसरा आपका जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर।
इसके बाद तीसरा है आपका दिल्ली, चौथा है आपका चंडीगढ़, पांचवा है आपका दादरा नागर हवेली एंड दमन एवं दीव, दमन और दीव। ये भी एक कर दिया गया था, पहले ये अलग हुआ करते थे, है ना, तो इनको अलग एक कर दिया गया था 26 जनवरी 2021 को। चलिए सॉरी 2021 को नहीं, 2020 को इसकी डेट है। लद्दाख वाले की डेट है, आप लिख लीजिएगा 31 अक्टूबर 2019, और दादरा नगर हवेली और दमन दीव वाले की डेट लिख लीजिएगा वही 26 जनवरी 2020, 2021 नहीं। दमन और दादरा नगर हवेली दमन दीव के बाद 5 हो गए। अगला होगा आपका लक्षद्वीप, और 7वां होगा आपका लक्षद्वीप के बाद अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार, और 8वां होगा इसी से, है ना, अंडमान और निकोबार के बीच जो होगा आपका उसे बोलेंगे हम पुदुचेरी, पुदुचेरी, ठीक है। हाँ, तो ये आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनको आपको क्या करना है, स्टडी करनी है। अब हम आउटलाइन बना लेते हैं जिससे हम इनकी सारी सेक्शन हम आपको बता सकें। ठीक है, ये आपकी एक बेसिक आउटलाइन हो गई जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अब हमको जो यूटी मार्क करने हैं तो हम उन यूटीओ की लोकेशन देख लेते हैं पहले, है ना। ये है आपका यूपी, ना, ये हो गया आपका, तो आपका पहला यूटी है, पहली यूटी ये है, इसे क्या बोलेंगे हम, लद्दाख। दूसरी यूटी ये है, इसे हम क्या बोलेंगे, जम्मू एंड कश्मीर, है ना, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। इसके बाद आपकी जो तीसरी यूटी थी यहां पर थी, ये वाला है आपका, इसे बोलते हैं हम पंजाब, और इसको बोलते हैं हम, ये वाला जो राज्य है इसको बोलते हैं हम हरियाणा। तो पंजाब और हरियाणा के बाउंड्री पर, दोनों के बीचों बीच ही क्या है आपका, चंडीगढ़, क्या है आपका, चंडीगढ़, ठीक है। और हरियाणा के नीचे ही क्या पड़ेगा आपका, ये वाला यूपी। तो हरियाणा और यूपी के बीच क्या है आपका, तो हरियाणा और यूपी की बाउंड्री पर क्या पड़ेगा आपको, मिलेगा दिल्ली, क्या मिलेगा, दिल्ली, ठीक है। तो ये आपके कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए, 1 2 3 और 4 केंद्र शासित प्रदेश आपके कहाँ हो गए, ऊपर हो गए। आपका 5वां केंद्र शासित प्रदेश इधर है, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले, इसे हम क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप। 6वां इधर है आपका, इसे हम क्या बोलते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार, ठीक है। तो आप लिख सकते हो लक्षद्वीप कहां पर है, ये वाला लक्षद्वीप है आपका अरब सागर में, ये वाला क्षेत्र जो भारत का ये वाला हिस्सा आता है इधर वाला, इसे हम अरब सागर बोलते हैं। अंडमान निकोबार ये पूरा कहाँ है, तो ये है आपका बंगाल की खाड़ी में, कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में है ये, ठीक है। तो ये वाला अंडमान और निकोबार बंगाल की खाड़ी में, और लक्षद्वीप कहाँ है, अरब सागर में। अब मैंने आपसे क्या क्या बता दिया, ये सारा हो गए। अब यहाँ पे है आपका एक शहर है, इसे हम बोलते हैं दमन, क्या बोलते हैं, दमन। यहाँ पर एक दीव है छोटा सा, इसे बोलते हैं हम दीव,
और यहाँ पर एक और यूटी है, और इस यूटी को हम बोलते हैं क्या, यहाँ पर इसे बोलते हैं दादरा नागर हवेली। पहले ये अलग अलग हुआ करते थे, ये एक अलग हुआ करता था, ये दोनों एक अलग हुआ करते थे, लेकिन हमारी भारत सरकार ने 26 जनवरी 2021 को इन सब को मिला करके क्या कर दिया है, एकीकृत कर दिया है। क्या कर दिया है, एकीकृत, एक कर दिया है पूरी तरीके से। ठीक है, तो दादरा नगर हवेली, दमन दीव, ये सब एक हो गया है, पहले अलग अलग हुआ करते थे। तो दमन क्या है, गुजरात की एक कोस्टल सिटी है, शहर है। दीव क्या है, ये आपका खंभात की खाड़ी में एक द्वीप है। और दादरा नागर हवेली कहाँ है, तो ये भैया इधर महाराष्ट्र पड़ेगा, इधर गुजरात, तो महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर है। तो अब कितने हो गए, 4 ऊपर थे, 5वां ये हो गया, 6वां और 7वां अंतिम बचता है आपका, जिसका नाम है आपका क्या, पुदुचेरी। क्या नाम है इसका, पुदुचेरी। इसको देख लीजिए जरा सा, ये है आपका राज्य, इस राज्य को बोलते हैं, लिख लीजिएगा आप अलग से, मैं लिखूंगा नहीं। इसको बोलते हैं केरल, इसको बोलते हैं तमिलनाडु, और इसको बोलते हैं आंध्र प्रदेश। तो जो पुदुचेरी है ये 3 राज्यों में फैला है। कितने राज्यों में, 3 राज्यों में फैला हुआ है ना। पहला है, इसका पहला पार्ट है जो उसे हम बुलाते हैं माहे। क्या बुलाते हैं हम उसको, माहे। और आपको पता होगा माहे कहाँ है, तो माहे है केरल में, है ना, माहे है कहाँ, केरल में। उसके बाद हमारे पास 2 इसके पार्ट और हैं, एक है हमारा कराईकल, और दूसरा है हमारा खुद पुदुचेरी। तो कराईकल और पुदुचेरी, ये जो दोनों पार्ट हैं, ये कहां पर हैं, तो ये है आपके तमिलनाडु में है। ठीक है, और हमारा जो अंतिम पार्ट है उसे हम बोलते हैं यनम। और यनम कहाँ है, तो ये है आपका आंध्र प्रदेश में। तो ये हो गए आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, हाँ, अब राज्यों के नाम और उनकी राजधानी और इन सारे केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी, वो सब आपको खुद से लिख करके रखना है। एटलस ले लीजिए बढ़िया, और अच्छे से उनको लिख करके रख लीजिए। अब आप अगली हेडिंग जो है वो अगली हेडिंग डाल लीजिए, भारत के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है ना, सबसे छोटा कौन सा है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पर है, सॉरी मतलब बड़ा कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा, जनसंख्या की दृष्टि से बाकायदा, है ना, लिंगानुपात किस राज्य का ज्यादा है, किस राज्य का कम है, उसके बाद लिंगानुपात के बाद जन घनत्व किस राज्य का ज्यादा है, किस राज्य का कम है, सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा गांव, सबसे छोटा गांव, है ना, कितने गांव है टोटल यूपी में, ये सारी इंफॉर्मेशन एक बेसिक इंफॉर्मेशन हो जाएगी, है ना। और इसी के आगे हम चालू करेंगे भारत के विवादित क्षेत्र, इसी के आगे जो चालू हो जाएगा। तो ये सब रहेगा आपका अगली आने वाली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, है ना। चलिए, अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई सुझाव है, या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।